हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर की क्लास है उसमें अपने ने पीछे पढ़ा था, फ्रिंज चौड़ाई पढ़ लिया, उससे रिलेटेड अपने ने न्यूमेरिकल कर लिए थे। उसके बाद अपने ने अध्यारोपण का सिद्धांत, फिर अपने ने पढ़ा व्यतिकरण। व्यतिकरण के जैसे दो टाइप, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। उसका डेरिवेशन से अपने ने परिणामी तरंग की क्वेश्चन भी निकाल ली थी और अपने ने उसका आयाम भी निकाल लिया था। फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी भी निकाल ली थी। फिर अपने ने उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बताया भी था कि भी क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आने की अपने बात करें तो डेरिवेशन आने की कम संभावना है, उसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल जैसे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम। कहने का मतलब आयाम का अधिकतम और न्यूनतम मान, वहाँ किसी का मान लो कोई रेशियो पूछ सकता है। तीव्रता का मैक्सिमम और मिनिमम मान, उसका रेशियो पूछ सकता है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन भी थे वो अपने ने पीछे की जो वीडियो है उसके अंदर कर लिए। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है कला असंबद्ध एवं कला संबद्ध स्रोत। उससे पहले अपने बात करेंगे यानी कला असंबद्ध स्रोत। ये समझने से पहले ये क्या होता है, अपने बात करते हैं व्यतिकरण की। थोड़ा सा व्यतिकरण प्रतिरूप अगर अपने को देखना हो, और वो भी कैसा व्यतिकरण प्रतिरूप, यानी कि स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप। स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप अगर अपने को पर्दे पे बनाना हो या देखना हो तो अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिनमें से नंबर अगर एक की बात करें तो क्या कि जो प्रकाश स्रोत अपने लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यानी अगर अपने बात करें तो तरंग एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, तरंग एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तीसरी अगर अपने बात करें तो अपने बात करते हैं आवर्ती, यानी जो दो तरंगे अपने ले रहे हैं, यानी तरंगे बोल दो, यानी तरंगों की आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होनी ही चाहिए, ये जरूरी है। अगर चौथी बात करें अपने तो बात करते हैं आयाम की, यानी आयाम दोनों तरंगों का, आयाम दोनों तरंगों का कहें, दोनों तरंगों का क्या होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो अपने व्यतिकरण, और व्यतिकरण भी कैसा प्रतिरूप अपने को बनाना हो, स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप बनाना हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस, प्रतिबंध या शर्तें कह दो, ये जरूरी है। यानी फिर अपने देखो इसके अंदर जो लाइट सोर्स अपने ने कहा कि भी एक वर्णी होना चाहिए, या अपने इसको कह सकते हैं कि कला संबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कला संबद्ध। अब ये कला संबद्ध क्या होता है, इसकी परिभाषा, और कला असंबद्ध क्या होगा, इसकी डेफिनेशन ये अपने पढ़े, ठीक है। ये क्या है, क्या तो देखो, कला अगर असंबद्ध की अपने बात करें तो सबसे पहले भी कोई प्रकाश स्रोत है, उससे प्रकाश जो किरणें निकल रही है या तरंगे जो आ रही है, वो प्रकाश मतलब जनरेट कैसे हो रहा है, आ कैसे रहा है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई परमाणु है, परमाणु अपनी कौन सी स्टेज के अंदर है, स्टार्टिंग में मान लो कि अपनी ग्राउंड अवस्था के अंदर है, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, जो उत्तेजित अवस्था है,
तो अगर बहुत सारे वास्तविक प्रकाश की अपने बात करें तो उसके अंदर क्या भी करोड़ों परमाणु होते हैं, इसमें उत्तेजित अवस्था में। तो ये जो करोड़ों परमाणु है ये उत्तेजित अवस्था में यानी कितने समय तक रहते हैं, 10⁻⁻8 सेकंड तक रहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, वापस किस में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो क्या करते हैं, प्रकाश तरंगों या फोटॉन्स का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वे मतलब प्रकाश ऐसे यानी प्रकाश तरंगें आती है या कह दो उत्सर्जित होती है या फोटॉन्स है वो उत्सर्जित होते हैं। अब देखो ये जो परमाणु आ रहे हैं 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के बाद ग्राउंड स्टेट में, तो ये ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे परमाणु है वो एक साथ ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। क्या होता है कि वास्तविक जो लाइट सोर्स होता है उसके अंदर जो परमाणु उत्तेजित अवस्था के अंदर होते हैं वो रैंडमली उत्तेजित अवस्था से इसके अंदर यानी मूल अवस्था या कह दो ग्राउंड स्टेट के अंदर आते रहते हैं। रैंडमली आएंगे तो ये फोटॉन्स या तरंगे या विकिरणों का जो उत्सर्जन करेंगे वो विकिरणें यानी उनके अंदर क्या होगा, यानी इनकी ये कह सकते हैं कि ये जो तरंगे हैं उनकी जो आवृत्ति बोल दें या अपने ये कहें कि इनका जो कालांतर है वो क्या नहीं होगा भाई, समय के सापेक्ष स्थिर नहीं होगा भाई, इनके अंदर कला के अंदर अंतर आ जाएगा। तो अपने जैसे ये कहें कि दो अगर कोई अपने पास क्या हो स्वतंत्र अगर प्रकाश स्रोत है तो उनसे अगर जो प्रकाश तरंगें अपने को मिल रही है तो किसी भी स्थिति पर अगर अपने देखें तो उनके अंदर क्या हो, अगर कालांतर का मान नियत तो होता है ना तो वो तो क्या कहलाएगा, कला संबद्ध कहलाएगा। और अगर नियत नहीं होता कालांतर का मान समय के साथ तो वो क्या कहलाएगा, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे अपने परिभाषा अगर लिखना चाहे तो ये कह सकते हैं वे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी स्थान पर यानी वे प्रकाश स्रोत जिनसे किसी स्थान पर प्राप्त प्रकाश तरंगों में कालांतर यानी प्रकाश तरंगों में कालांतर का मान यदि कालांतर समय के साथ नियत या निश्चित नियत नहीं है तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी जो प्रकाश तरंगे हैं यानी अगर किसी निश्चित स्थान के ऊपर अगर अपने देखें और निश्चित स्थान के ऊपर जो तरंगों के बीच में जो कालांतर का मान है वो समय के ऊपर क्या कर रहा हो, यानी डिपेंड कर रहा हो, समय जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनके बीच का जो कालांतर का मान है वो भी क्या हो रहा हो, बदल रहा हो। तो ऐसे जो प्रकाश सोर्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे अपने व्यतिकरण वाली बात कर रहे थे तो व्यतिकरण के अंदर जैसे अपने पढ़ते हैं कि समपोषी व्यतिकरण होगा और विनाशी व्यतिकरण होगा। ये अपने को कहीं तीव्रता मतलब ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी। तो ये चीजें अपने को दिखाई कब देंगी, यानी ये दिखाई तब देंगी जब मतलब उसको व्यतिकरण प्रतिरूप जो अपने को मिल रहा है वो कैसा हो, स्थायी हो। यानी ये स्थायी क्यों नहीं होता, ये इसी वजह से नहीं होता कि क्योंकि वास्तविक जो प्रकाश स्रोत होते हैं उसके अंदर जो परमाणु है वो यादृच्छिक रूप से अपने उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था के अंदर जब आते रहते हैं तो जो फोटॉन्स या विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं तो उनका जो टाइम है वो बहुत कम होता है। कितना, 10⁻⁸ सेकंड, जिससे 10⁻⁸ सेकंड इतना टाइम कम है कि अपने अगर आंखों से देखना चाहे तो क्या होगा, वे अपने को ये चीजें नोट ही नहीं कर पाते, अपने आंखों से देख ही नहीं पाते। तो इसीलिए अपने कला असंबद्ध और कला जो संबद्ध है
वो उसमें ये कहते हैं कि भी जो लाइट सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए, कला संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने कला संबद्ध परिभाषा लिखो तो कैसे लिख दोगे, ऐसे ही लिख दोगे कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे प्राप्त किसी स्थान पर प्रकाश तरंगों के बीच में यानी कालांतर का मान अगर समय के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो या समय के साथ क्या नहीं होता हो, परिवर्तित नहीं होता हो, तो ऐसे जो प्रकाश स्रोत होंगे वो क्या होंगे, कला संबद्ध होंगे। परिभाषा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नोट कर लेना। यानी ये लिख देते हैं कि जब दो प्रकाश स्रोतों से किसी बिंदु पर प्राप्त प्रकाश तरंगे, जब दो प्रकाश स्रोतों से प्राप्त प्रकाश तरंगों में किसी स्थान पर या किसी निश्चित स्थान पर अपने किसी निश्चित स्थान पर कालांतर का मान समय पर निर्भर या समय के साथ परिवर्तित ना हो तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होता है। ये जानने के बाद कला संबद्ध जो प्रकाश स्रोत है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। कला संबद्ध प्रकाश सोर्स कौन कौन से होंगे वो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। नंबर 1 आता है यानी कालिक संबद्धता, और 2 नंबर पे आएगा स्थानिक संबद्धता। अब अपने बात करते हैं इसकी कालिक संबद्धता की। कालिक संबद्धता ये क्या होता है, और अपने निकालेंगे संबद्धता, लंबाई संबद्धता जो टाइम है वो क्या है। यानी कोई एक वर्णी अगर अपने प्रकाश स्रोत बोल रहे हैं, जैसे व्यतिकरण में कह रहे थे कि भी लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए भी, एक ऐसा प्रकाश स्रोत जिसकी आवर्ती का मान क्या होगा, निश्चित होगा। यानी वो जो प्रकाश स्रोत होता है वो कैसा प्रकाश स्रोत कहलाता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाता है। और एक वर्णी प्रकाश स्रोत के अंदर जैसे उसको अपने दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं कि उसके अंदर जो तरंग निकलेगी या प्रकाश जो निकलेगा, यानी उसका जो ज्यावक्रिय रूप है, वो अनंत समय तक क्या रहता है या अनंत लंबाई तक क्या रहता है, बना रहता है। जैसे इंटेंसिटी, और ये कह दे x दूरी है, इधर क्या है प्लस अनंत मान लिया और ये मान लिया माइनस अनंत। तो जैसे कोई तरंग का ज्यावक्रिय रूप, यानी ये आवर्ती का मान कांस्टेंट होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो देख लेना। मतलब ये साइन वेव आपको पता है ज्यावक्रिय रूप, यानी साइनोसॉइडल जो वेव होती है वैसा रूप प्लस x की तरफ चले तो ये अनंत लंबाई तक जाए, और नेगेटिव x की तरफ जाते हैं तब भी ये कितनी माइनस, यानी में भी माइनस अनंत तक जाए, इसका साइन वेव का जो रूप है वो चलती रहे। तो यानी ये कैसा प्रकाश स्रोत होगा, ये होगा एक वर्णी प्रकाश स्रोत। इसके अंदर आवर्ती क्या है, एक निश्चित है। तो इसकी जो लंबाई है, ज्यावक्रिय रूप है, वो लंबाई भी इसकी अनंत समय तक क्या रहेगी, बनी रहेगी। जैसे आवर्ती की अगर अपने बात करें तो ग्राफ अपने ऐसे बना सकते हैं
तीव्रता यानी ये आवर्ती का एक निश्चित मान। ये कैसा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है तो उसके लिए है दोनों ही बातें। ठीक है, फिर अपने देखो वापस संबद्धता, कालिक संबद्धता किसको कहेंगे और संबद्धता लंबाई अपने निकालेंगे। तो उसके लिए जैसे वापस बात करते हैं वास्तविक प्रकाश स्रोत की, और वास्तविक प्रकाश स्रोत के अंदर सेम वही बातें कि परमाणु, लाखों करोड़ों परमाणु किसमें उत्तेजित अवस्था में होते हैं, और उत्तेजित अवस्था से उसकी कैसी अवस्था होती है, अस्थायी अवस्था होती है। तो वो अस्थायी अवस्था के अंदर 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकेगा वहां पे, और वापस क्या करेगा, एक फोटोन का उत्सर्जन कर देगा कोई परमाणु और अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे एक परमाणु तो है नहीं, अपने करोड़ों परमाणुओं की बात कर रहे हैं। तो जैसे परमाणु मूल अवस्था के अंदर आता जाएगा तो उसका जो मतलब ये कहें जावक्रिय रूप जो बनेगा वो किस प्रकार का, भी कोई परमाणु आ रहा है, जैसे ये बना लिया अपने, कोई परमाणु है, पहला परमाणु जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आएगा तो उसका जो जावक्रिय रूप है वो किस प्रकार का, वो इस प्रकार का है। मतलब उसका जो तरंग का जावक्रिय रूप है वो कितने टाइम तक बना हुआ है, डेल्टी टाइम तक बना हुआ है। और इसको पहला परमाणु है इसलिए डेल्टी 1 टाइम मान लो। ठीक है, दूसरा परमाणु फिर आएगा, रैंडमली चलता रहता है, तो वो वेव कैसे होगी भाई, जरूरी नहीं है इसके ऐसे शुरू नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार से ये मान लिया दूसरा परमाणु कोई आया, उसका यानी जावक्रिय रूप है वो कितने समय तक बना हुआ है, डेल्टी 2 टाइम तक बना हुआ है। जैसे इसमें भी ऐसे ही तीसरा कोई परमाणु मान लिया, ठीक है, ये कितना टाइम है, इसको अपने डेल्टी 3 मान ले, या फिर इसको ऐसे दे देना, ये 1 है, ये क्या है 2 है, और ये 3 है, मतलब पहला परमाणु दूसरा तीसरा। ऐसे करोड़ों परमाणुओं में से कुछ परमाणु अपने ने देखे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर आ रहे हैं, जैसे उनसे विकिरण या तरंग उत्सर्जित होगी, उस तरंग का जो जावक्रिय रूप है वो पहले का, दूसरे का, तीसरे का डेल्टी 1 टाइम तक, दूसरे का डेल्टी 2 टाइम तक, तीसरे का डेल्टी 3 टाइम तक यानी जावक्रिय रूप बना रहता है। तो ये जितने समय तक उस तरंग का जावक्रिय रूप बना रहेगा वो समय क्या कहलाता है, यानी उसका संबद्धता काल कहलाता है। अपने एक एग्जाम्पल मान लें कि मान लो कोई परमाणु आ रहा है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, तो उसका जो जावक्रिय रूप है वो कितने टाइम तक बना हुआ है, यानी डेल्टी टाइम तक बना हुआ है। तो ये इसका डेल्टी समय है, ये क्या कहलाएगा, संबद्धता काल, यानी ये क्या है, इसका संबद्धता काल कहलाएगा। और इस संबद्धता काल के अंदर वो जितनी दूरी तय करेगा, या अपने ये कह सकते हैं संबद्धता काल हो गया इसका डेल्टी, और इसकी संबद्धता लंबाई निकालू, और ऐसी संबद्धता को बोलेंगे अपने कालिक संबद्धता, यानी संबद्धता काल जिसका कितना हो, डेल्टी हो, तो इस प्रकार की संबद्धता रखने वाला परमाणु क्या, और इसका जो समय है संबद्धता काल वो कहलाता है कालिक संबद्धता। ठीक है, ये संबद्धता काल है वो डेल्टी है। अब अपने निकालेंगे कि ये संबद्धता लंबाई कितनी होगी, और संबद्धता लंबाई की बात अगर अपने कर रहे हैं तो लंबाई को किससे लिखेंगे, एल से। एल यानी दूरी है, दूरी बराबर यानी 4 गुना समय, और समय उसका कितने टाइम तक उसमें कला संबद्धता रहती है, ये समय अपने ने कितना लिया, यानी संबद्धता काल इसका डेल्टी है। प्रकाश तरंग वेग यानी कि c है, तो क्या हो जाएगा c इंटू डेल्टी। ये अपने ने निकाल लिया संबद्धता लंबाई। ठीक है, संबद्धता लंबाई नंबर 1। दूसरा अपने इसी फॉर्मूले को अलग अलग पदों में जैसे निकालेंगे। पहले निकालते हैं अपने किसके पदों में, आवर्ती के पदों में, यानी
नंबर, इसको ए दे देते हैं, संबद्धता लंबाई, संबद्धता लंबाई आवर्ती के पदों में, संबद्धता लंबाई निकाल रहे हैं, लेकिन किसके पदों में निकाल रहे हैं? आवर्ती के पदों में निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि आवर्ती क्या होती है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो आवर्ती डेल न्यू इक्वल टू लिखा जा सकता है डेल टी। ठीक है, डेल टी अगर निकालूं तो क्या बन जाएगा? 1 डेल न्यू। ये डेल टी का मान इसमें पुट कर देते हैं, जिससे संबद्धता लंबाई आ जाएगी। संबद्धता लंबाई क्या आ जाएगी? L बराबर C इंटू क्या है? डेल टी, जिसका मान रखा, जिससे L इक्वल टू आ गया C अपॉन डेल न्यू। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास संबद्धता लंबाई, संबद्धता लंबाई का मान किसके पदों में आ गया? आवर्ती के पदों में आ गया। नेक्स्ट अपने निकालेंगे संबद्धता लंबाई का मान, लेकिन किसके पदों में? वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य के पदों में, लैम्डा के पदों में। तो नेक्स्ट इसको बी पॉइंट दे देते हैं, जैसे नाम बी, यानी संबद्धता लंबाई तरंगदैर्ध्य के पदों में। ठीक है, देखो तरंगदैर्ध्य के पदों में अपने निकालेंगे तो अपने को पता है लास्ट L बराबर क्या आया? C अपॉन डेल न्यू। और अपने क्या जानते हैं कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवर्ती न्यू में जो रिलेशन होता है, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है। अपने क्या करते हैं? डेल न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसका लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करवाओ तो क्या आएगा? डेल न्यू अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू C कॉन्स्टेंट है 1/x का, जैसे करते हो x के सापेक्ष तो -1/x² होता है, तो नेगेटिव साइन और क्या आ जाएगा? लैम्डा का स्क्वायर। डेल न्यू निकालना है तो माइनस का C अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डेल लैम्डा को इधर भेज दो। ये क्या है? आवर्ती परास, आवर्ती परास है, जिसको आप क्या लेोगे? पॉजिटिव। तो ऐसे लिखेंगे डेल न्यू का मापांक लगा दिया, माइनस का C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। ये निशान किसका बन जाएगा? डेल न्यू का मापांक C अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल लैम्डा। ठीक है, क्या करूं? इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। नेक्स्ट अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। L बराबर C अपॉन क्या है? डेल न्यू। डेल न्यू का लिख देना यहाँ पे कि समीकरण 2 से मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो आएगी वैल्यू L C अपॉन डेल न्यू यानी C अपॉन क्या है? C उसके साथ में है डेल लैम्डा, C डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, C से C कट जाएगा, L बराबर आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। ये आपके पास में, यानी एक तो आवर्ती के पद में अपने ने संबद्धता लंबाई निकाल ली और एक अपने ने तरंगदैर्ध्य के पदों में किसका मान है? संबद्धता लंबाई का मान निकाल लिया। यानी वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, अपने पढ़ रहे थे, यानी कला संबद्ध और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? यानी 2 प्रकाश स्रोत होंगे और दोनों प्रकाश स्रोत के अंदर ये कहें कि समय के सापेक्ष अगर उनमें कालांतर का मान किसी स्थान पर अगर देखा जाए तो और वो नियत रहता है तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध। और अगर 2 प्रकाश स्रोत अगर किसी एक निश्चित स्थान के ऊपर उनके अंदर कालांतर का मान अगर समय के साथ
बदल रहा है या नियत नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। फिर अपने ने ये दो भागों में बांट दिया। ये पढ़ा कि कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होता है वो दो तरीके के या दो भागों में बांटा जा सकता है उसको। एक होती है कालिक संबद्धता और दूसरी होती है स्थानिक संबद्धता। नेक्स्ट अपने ने बात की किसके ऊपर, कालिक संबद्धता पे। कालिक संबद्धता की अगर अपने बात करें तो जैसे एग्जाम्पल मैंने दे करके बताया कि कोई जैसे परमाणु है बहुत सारे उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर है या एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, तो उस अवस्था के अंदर वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेंगे और क्या करेंगे, फोटोन का उत्सर्जन करके अपनी मूल ऊर्जा अवस्था के अंदर वो आ जाएंगे। तो ये 10⁻⁸ सेकंड तक वो रुक रहे हैं परमाणु और ग्राउंड स्टेट के अंदर जब आ रहे हैं तो यानी उनके अंदर या तो ये बोल सकते हैं कि जो फोटोन उत्सर्जित कर रहे हैं तो उनके अंदर जो तरंग का उनका फोटोन्स का जो ज्यावक्रिय रूप है वो एक निश्चित टाइम तक या कुछ समय तक ही बना रहता है, क्योंकि परमाणु है वो रैंडमली आते रहते हैं। तो जो परमाणुओं का ज्यावक्रिय रूप है वो अपने ने मान लिया था कि पहला परमाणु दूसरा आया तीसरा आया, तो उनके जो ज्यावक्रिय रूप डेल T1 टाइम तक, दूसरे का डेल T2 टाइम तक, डेल T3 टाइम तक ऐसे मतलब बने हुए हैं। फिर उस समय को क्या बोल देंगे, जितने समय तक उनमें कला संबद्धता यानी या जितने समय तक उनमें उनका जो ज्यावक्रिय रूप बना रहता है उस समय को अपने क्या कहेंगे, संबद्धता काल कहेंगे। और इस प्रकार की संबद्धता को कालिक संबद्धता बोले। ठीक है, ये बात हो गई भी कालिक संबद्धता है क्या। नेक्स्ट अपने ने निकाला यानी संबद्धता लंबाई। और संबद्धता लंबाई की अगर अपने बात करें तो लंबाई पता है, लंबाई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ समय कौन सा, जितने समय तक उनमें कला संबद्धता बनी रहती है या कालिक संबद्धता जो टाइम है उसका वो। तो ये मान के चल रहे हैं अपने डेल टी अगर है और प्रकाश का वेग अगर क्या है c है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, L बराबर c इंटू डेल टी के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट फिर अपने ने इसी फॉर्मूले को, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकते हैं भाई, न्यूमेरिकल जब आएंगे तो अपने को अलग अलग फॉर्म में पता होना चाहिए कि L का मान आवर्ती के पद में अपने ये लिख सकते हैं, तरंगदैर्ध्य के पद में अपने ये लिख सकते हैं, सीधा L और T के पद में अपने ये लिख सकते हैं। तो एक तो अपने ने पढ़ लिया L बराबर होता है c इंटू डेल टी। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं इस संबद्धता लंबाई की, लेकिन किसके पद में, आवर्ती के पदों में, आवर्ती यानी कि न्यू के पदों में। आवर्ती और आवर्तकाल में रिलेशन की बात करें तो डेल न्यू बराबर 1 डेल टी, डेल न्यू बराबर 1 डेल टी। यहां से डेल टी का मान मैंने निकाला, 1 क्या गया डेल न्यू, ये मान मैंने यहाँ पे रख दिया, अपने पास संबद्धता लंबाई आ गई L बराबर c अपॉन डेल न्यू। ये आवर्ती के पदों में संबद्धता लंबाई का जो फॉर्मूला है वो आ गया। नेक्स्ट अपने ने निकाला किसके, संबद्धता लंबाई का मान तरंगदैर्ध्य के पदों में यानी कि लैम्डा के पदों में। लैम्डा के पदों में जब निकालो तो इसका सीधा मान मत रख देना, यहाँ पे कहीं ये कर दो कि L बराबर c अपॉन डेल न्यू है और अपने जानते हैं कि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ कहीं बना दो डेल न्यू और यहाँ सीधा लिख दो डेल लैम्डा, गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये अवकलन करके ऐसे निकालना है। अपने ने रिलेशन काम में लिया, लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करवाया तो इसका होगा डेल न्यू बटा डेल लैम्डा। लैम्डा के सापेक्ष करें तो ये यहाँ वेरिएबल 1 अपॉन जैसे x होता है वैसे 1 अपॉन लैम्डा हो गया। c कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। फिर देखो डेल न्यू चाहिए अपने को, तो यहाँ रखने के लिए तो डेल न्यू बराबर निकाल लिया, डेल लैम्डा को इधर भेज दिया। फिर अपने ये ध्यान रखेंगे कि जो आवर्ती जो प्रास होती है उसका मान धनात्मक लेना है हमेशा। इसका आवर्ती प्रास का मान धनात्मक लेंगे तो इसलिए मैंने मापांक लगा दिया, नेगेटिव साइन हटा दिया, ये आ गया। समीकरण नंबर 2 से डेल न्यू का जो मान है वो 1 में वापस पुट कर दिया, c से c कट जाएगा और आपके पास लास्ट फॉर्मूला आता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। ये अपने ने L बराबर c इंटू डेल टी, L इक्वल टू c अपॉन डेल न्यू और L बराबर लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। यानी अपने ने 3 फॉर्मूले संबद्धता लंबाई से रिलेटेड पढ़ लिए। कल अपने इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद भी क्लास देखने के लिए।